ओके बच्चों, तो इस सेशन में और इस वीडियो में हम देखते हैं अगला क्वेश्चन आंसर सेशन, हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा स्टैंडर्ड 9। तो देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन आंसर कैसा होगा। चैप्टर 1 चांदनी रात। जैसे कि बच्चों हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि हमारा मीनिंग क्या है या क्या था। चांदनी रात का जो पोइट्री है, जो कविता है, उसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो लेट्स सी हियर। कल्पना पल्लवन। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से। इस पंक्ति का कल्पना विस्तार कीजिए। मतलब ये जो पंक्तियां हैं, इसका एक आप इमेजिनेशन करके इसे आप विस्तार रूप से लिखिए। तो ये एक्चुअली जो है क्वेश्चन, इसमें आपको पूरा एक्सप्लेनेशन मांगा है, उसका मीनिंग। तो अगर आपने मेरी इस कविता को अच्छे से सुना होगा, समझा होगा, तो ही आपको ये समझेगा पूरे तरीके से। तो मैं इसको रीड करते जाती हूँ, आप इसको बीच में समझते जाइएगा। आंसर में लिखा है चांदनी रात का दृश्य। अगर आप इसको पूरे अच्छी तरह से पढ़ें कि पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से। तो जैसे आपको इसमें पहले क्या लिखना है कि चांदनी रात का दृश्य है, चारों तरफ चांदनी की छटाएं बिखरी हुई है। अमावस की काली घनघोर रात में लुप्त प्रकृति की सुंदरता मानो चांदनी का स्पर्श पाकर पुनः प्रकट हो जाती है। एक इमेजिनेशन है, आपको कहाँ से स्टार्ट करना है इस बात का आपको मालूम होना चाहिए। प्रकृति की सुंदरता उसके कण कण में व्याप्त है, मानो ईश्वर रूपी चित्रकार ने बड़ी कुशलता से प्रकृति के इस सुंदर रूप को उकेरा है। उकेरा मतलब एक ड्राइंग बनाई है, एक इमेज बनाया है। चांदनी रात में बहने वाली शीतल मंद बयार चारों ओर एक सुकून का माहौल बनाती है। समस्त धरती एक और सुकून का माहौल बनाती है। और समस्त धरती क्या करती है? समस्त धरती चांदनी रात में मानो श्वेत प्रकाश से नहा जाती हो, मतलब बात हो जाता हो। दिन भर की उमस से हरी तृण की नोक कुम्हला जाती है। मतलब दिन भर का जो कहते हैं कि दिन भर में जब सूर्य आता है दिन के समय, तो वही हरित तृण या घास जो होता है, ग्रास जो होता है, वो कुम्हला जाता है। कुम्हला जाता है मतलब धूप में तपता रहता है। लेकिन जैसे ही रात होती है और शीतल हवा के झोंके बहने लगते हैं, तो उसके सानिध्य में आते ही वे आनंदित हो जाते हैं। और उस पर वो जो बारिश की जो ओस गिरती है, या आप बोल सकते हैं कि हल्की हल्की जो पानी की ओस रहते हैं मोतियों की तरह, वो अच्छे लगने लगते हैं। वो रात में ही होता है। तो हरित तृण प्रसन्न होकर झूम रहे हैं। उनकी इस प्रसन्नता से ऐसा प्रतीत होता है कि धरती अपनी खुशी प्रकट कर रही है। इस मनोरम दृश्य को देखकर मनुष्य को अद्भुत आनंद प्राप्त होता है। तो बच्चों, यदि आपने इस पोइट्री को अच्छे से समझा हुआ है, तो आप इसे अपने खुद के ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जैसे ही टारगेट में दिया गया या इसमें जो दिया गया है आपको ऐसे ही लिखना है, तो ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेखनी में है, ये एक हेडिंग है लेखनी। इसमें क्या दिया गया है क्वेश्चन? प्रकृति मनुष्य की मित्र है। अब प्रकृति जो है, वो नेचर मनुष्य के कैसी मित्र है, मतलब कैसे दोस्त है, इस बात को आपको स्पष्ट करना है। तो आप जैसे खुद समझ जाएंगे, इसे भी आप अपने ओन वर्ड्स में ही लिख सकते हैं। लेकिन याद रहे बच्चों कि जब आप हिंदी लिखते हैं तो आपकी मात्राओं में बहुत अशुद्धियाँ होती हैं, आपको सेंटेंस नहीं मिलते। हालांकि जो आप सोचते हैं उस तरीके से नहीं लिखा जाता है, लिखने का एक तरीका होता है। तो लिखने के लिए आपको पहले पढ़ने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। हमारे आसपास सबसे सुंदर और आकर्षक हमारी प्रकृति है। तो आपको प्रकृति से स्टार्ट करना चाहिए। ये हमें खुश रखती है और स्वस्थ जीवन जीने के लिए सुखदायी और अनुकूल वातावरण भी उपलब्ध कराती है। तो बच्चों, आपको पहले पैराग्राफ में ये याद रखना है कि प्रकृति से आपको क्या लाभ होते हैं, उसके क्या उपयोग हैं, और स्वास्थ्य के लिए वो कितना अच्छा होता है, इसे आप लिख सकते हैं। दूसरा आपको याद रखना है की लाइन्स। प्रकृति के द्वारा मनुष्य को पीने के लिए पानी, सांस लेने के लिए हवा, पेट भरने के लिए भोजन, मतलब हवा, पानी और जल, इसका आपको उपयोग लिखना है। रहने के लिए ज़मीन, विविध पशु पक्षी, पेड़ पौधे आदि उपलब्ध कराती है। मतलब आपको धरती माता से क्या क्या मिलता है, या प्रकृति से आपको क्या क्या, इंसान को क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, उसके बारे में आपको लिखना है। मनुष्य सदियों से प्रकृति की गोद में फलता फूलता रहा है। लाखों वर्ष पूर्व
जब मनुष्य विकास की प्रारंभिक अवस्था में था, तब भी वह प्रकृति पर ही निर्भर था। आज जब उसने विज्ञान की ऊंचाइयों को छू लिया है, तब भी वह प्रकृति पर ही निर्भर है। तो इसको आपको याद रखना है कि प्रकृति का मनुष्य से क्या नाता है या क्या रिलेशन है। इसे आप ऐसे बता सकते हैं कि दोनों ही एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। तो हालांकि बच्चों, आप इसको अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। प्रकृति ने सदा अपनी मित्रता निभाई है, परंतु मनुष्य आज अपनी उसी सहचरी का मतलब होता है पार्टनर, जो आपके साथ में रहता हो, सहचरी को हानि पहुंचा रहा है। विकास के अंधानुकरण में वह सतत, अंधानुकरण का मतलब क्या होता है? ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तो अंधानुकरण में वह सतत प्रकृति के रूप को बिगाड़ता व उसे नुकसान पहुंचाता जा रहा है। मनुष्य को प्रकृति के संतुलन मतलब बैलेंस को बिगड़ने नहीं देना चाहिए। जितना हो सके प्राकृतिक संसाधनों का, संसाधन का मतलब होता है नेचुरल रिसोर्स, मतलब रिसोर्स एक्चुअली। सो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कम करना चाहिए। दोहन का मतलब होता है ओवर यूज़, कम करना चाहिए। यदि मनुष्य इस कार्य में विफल हो रहा हो, विफल का मतलब होता है कि फेल हो रहा हो, तो वह अपने सबसे अच्छे मित्र को सदा के लिए खो देगा। तो यहाँ पे आपको लास्ट में आप एक कंक्लूजन लिख सकते हैं या आप इम्पोर्टेंस लिख सकते हैं कि अगर सो एंड सो थिंग्स आप नहीं करेंगे तो कैसे इंसान को ही नुकसान होगा। और आप अपना कुछ भी कविता लिख सकते हैं लास्ट में, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रकृति से तुम करो प्यार, प्रकृति से तुम करो प्यार, प्रकृति है ईश्वर का उपहार। उपहार का मतलब भेंट, एक गिफ्ट। करो ना तुम इस पर अत्याचार, करो ना तुम इस पर अत्याचार, वरना मच जाएगा हाहाकार। अगला दिया है संजाल के हेडिंग में, जिसमें दिया है तारों के उदित और अस्त होने के बारे में कल्पना। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों, इस कविता को ध्यान से देखेंगे तो उसमें तारे का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि चंद्रमा का उल्लेख किया गया है। तो ये जो है क्वेश्चन, ये कोई भी एंगल से देखा जाए तो ये मैच नहीं करता है और ये एग्जिस्ट भी नहीं करता है। तो ये बाई मिस्टेक प्रिंट हो गया है, तो इसे आप इग्नोर कर दीजिए। अगला देखते हैं, आकृति पूर्ण कीजिए। अभी ये क्या आकृति है? चांदनी रात की विशेषताएं। चांदनी रात की क्या क्या विशेषताएं हैं, और उसमें से 8 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 8 आपको लिखना है। अब जिसने इसको अच्छी तरह से कविता पढ़ा होगा उसे बहुत अच्छे से समझेगा, फिर भी देख लेते हैं। पहला है कि चंद्रमा की चंचल किरणें जल थल में खेल रही हैं। पहली विशेषताएं कहाँ खेल रही हैं? चांदनी रात की विशेषताएं क्या क्या हैं कि चंद्रमा की किरणें कैसी हैं? चंचल है, और वो चंचल किरणें जल और थल दोनों में खेल रही हैं। दूसरा है धरती और आकाश में चांदनी बिछी हुई है। तीसरा है हरी घास की नोकों से धरती प्रसन्न प्रकट कर रही है। चौथा, हवा के झोंकों से सारे वृक्ष झूम रहे हैं। पांचवा, सभी दिशाओं में मनमोहक गंध फैली हुई है। छठा है सभी दिशाएं आनंदित हैं। सातवां है नियति के सारे क्रियाकलाप जारी हैं। और आठवां है चारों ओर शांति है। तो आप जितना इस कविता को जितनी बार पढ़ेंगे आपको ये लाइंस याद भी हो जाएगा। अगला देखते हैं, चारू चंद्र, और बीच में जो डैश डैश दिया है इसका मतलब पूरी कविता है, वो पूरी पंक्ति है। अगर आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आपको लिखना है बच्चों, आप चाहिए तो इसे अच्छी तरह से पढ़ लें, समझ लें, तभी आप इसे एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। तो इसके लिए आपको टेक्स्ट बुक रेफ़र करना पड़ेगा। हालांकि मैं आपको इसका वर्णन बता देती हूँ कि कैसे है। कवि ने इस पद्य में प्रकृति की सुंदरता का सुंदर वर्णन किया है। ये बच्चों ये पहली पंक्ति है, चारू चंद्र की चंचल किरणें से लेके झोंकों से। तो स्टार्टिंग के 2 पंक्तियाँ मतलब 2 पैराग्राफ हैं, उसके बारे में लिखा गया है। तो कवि ने इस पद्य में प्रकृति की सुंदरता का सुंदर वर्णन किया है। रात के समय चांद की चंचल किरणें जल थल में खेलती हुई प्रतीत हो रही हैं। पृथ्वी और आकाश में चारों ओर चांदनी फैली हुई है।
ऐसा प्रतीत होता है कि हरी हरी घास के नोकों से धरती अपनी खुशियों का इजहार कर रही है और मंद मंद चल रही हवाओं के झोंकों से सारे वृक्ष झूम रहे हैं। तो झोंकों से मतलब झूम रहे हैं। तो इसके लिए आपको वो 8 लाइन की जो कविता है वो आपको बाय हार्ट भी करनी पड़ सकती है, या तो आपको टेक्स्ट आपके एग्ज़ाम में पैराग्राफ दिया होगा और आपको सिंपली उसका मीनिंग लिखना होगा। तो इस तरह के आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला है सेम उसी प्रकार का, क्या ही स्वच्छ से लेकर शांत और चुपचाप। तो ये नेक्स्ट पेज पे है, देखते हैं। चारों ओर स्वच्छ चांदनी बिखरी हुई है, ऐसा लग रहा है कि जैसे यह रात थम सी गई है। एक मनमोहक सुगंध वातावरण में फैली हुई है, हर तरह आनंद ही आनंद है। इस स्तब्ध कर देने वाली सुंदरता का प्रभाव सभी की सूत्रधार नियति, सूत्रधार का मतलब कंट्रोलर, द मेन कंट्रोलर, नियति मतलब प्रकृति अर्थात प्रकृति पर नहीं पड़ रहा है। उसके क्रियाकलाप एकांत भाव से चुपचाप जारी हैं। तो इसे एक बार आप इसका मीनिंग समझ जाएंगे तो आप इसे अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। संभाषणी में क्या है बच्चों, तो ये आपके लिए एक होमवर्क है। आपको पता होना चाहिए कि भारत जैसे देश में हम लोग रहते हैं और शरद पूर्णिमा का सबसे अच्छा त्यौहार। तो मैं आपको ये होमवर्क देती हूँ, इसे आप खुद गूगल में जाके देखिएगा। तो आप जितना सेल्फ लर्निंग करेंगे वो आपको बेटर याद रहेगा। पाठ से आगे, अभी पाठ से आगे मतलब क्या है, कुछ हटकर आपको करना है। जैसे कि यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, तारे हैं, आकाश है, पर्वत है, नदी है, पृथ्वी है। तो ये सब अब हमारे प्रकृति के घटक हैं, मतलब आप इसे अंग ही बोल सकते हैं। ये प्रकृति का एक रूप है। सो इसका करना क्या है, एक्चुअली दिए गए शब्दों का, ये जो शब्द हैं तारे, आकाश, पर्वत, नदी, पृथ्वी, इन शब्दों का उपयोग करते हुए हमें स्वरचित मतलब खुद की कविता बनाना है और काव्य मंच पर प्रस्तुत करना है। तो ये एक एक्टिविटी आपको दिया गया है। इससे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप खुद बना भी सकते हैं या आपका स्कूल होगा, अगर टीचर आपको जैसे गाइड करे वैसे आप कर सकते हैं। हालांकि समझने के लिए इसमें यही अपनी खुद की कविता बना सकते हैं, जैसे कि आपके इस खुद के कविता में दिया गया है। अगला है भाषा बिंदु। देखते हैं, निम्न शब्दों के पर्यायवाची, निम्न का मतलब होता है बिलो, नीचे दिए गए मतलब। निम्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची का मतलब होता है सिनोनिम्स। जिस तरह इंग्लिश में होता है कि एक शब्द के कई मीनिंग होते हैं, तो उसी प्रकार सिनोनिम्स हिंदी में भी होते हैं, जिसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो देखते हैं, पहला है तरु। अभी तरु के कितने शब्द हो सकते हैं हिंदी में, और कितने शब्द हो सकते हैं। तरु को हम हिंदी में ऐसे वृक्ष भी बोल सकते हैं, पेड़ भी कहा जाता है और विटप भी कहा जाता है। दूसरा है वसुंधरा। वसुंधरा का मतलब ये किसी लड़की का भी नाम हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सिनोनिम्स क्या है, धरती, धरा, अवनी, मही। तीसरा है चंद्र। चंद्र मतलब मून, शशि भी बोलते हैं। ये नाम भी हो सकता है, लेकिन आप इसको याद रख सकते हैं इस तरह से कि शशि है, चांद है, चंद्रमा है। ठीक है बच्चों। फिर चौथा देखते हैं कृषक। कृषक मतलब फार्मर, किसान, भूमिपुत्र भी बोलते हैं हम लोग, हलधर भी बोलते हैं जो हल चलाने वाला होता है, और अन्नदाता भी कहा जाता है जो अन्न को उगाता है। उसके बाद है पांचवा दिया है उद्यान। उद्यान का मतलब होता है गार्डन या बगीचा। तो उद्यान को हिंदी में और कौन से शब्द उसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, फुलवारी है, उपवन है, वन और उपवन। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। उपवन, बगीचा, बाग, और अंत में दिया है अरण्य। अरण्य का मतलब होता है जंगल, फॉरेस्ट। इसके लिए 3 शब्द दिए हैं, कानन, जंगल, वन। ठीक है बच्चों।